प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय आज के प्राणिशास्त्र व्याख्यान के अंदर अपन एक नए विषय जीर्णता एजिंग पर चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि जीर्णता क्या होती है। सामान्य भाषा में अगर इसकी जानकारी किसी भी नागरिक से पूछेंगे तो वो इसके जो सामान्य लक्षण है वो एजिंग क्या होती है उसके बारे में हमको बता सकता है। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवों का एक औसत आयुकाल निश्चित होता है। सभी जीवों की कार्यक्षमता, शारीरिक सामर्थ्य, संपूर्ण जीवन काल एक जैसा नहीं रहता। आयु के बढ़ने के साथ साथ शरीर में वृद्धि, कोशिकाओं विभाजन की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है। जन्म से युवावस्था तक जो मेटाबॉलिक दर होती है वो शारीरिक सामर्थ्य इसमें लगातार वृद्धि होती है। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि 30 वर्ष तक की आयु के अंदर तो यह जो मेटाबॉलिक दर है, शारीरिक सामर्थ्य है, ये लगातार इसमें वृद्धि होती है। इस 30 वर्ष के पश्चात प्रति वर्ष 0.8% की कमी आती है। सामान्य तौर पर यह देखा गया है। इस प्रकार समय समय पर शरीर के साथ साथ जो ये परिवर्तन हो रहे हैं इसे हम जीर्णता कहते हैं। जीन स्तर में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को हम काल प्रभावन सेनिसेंस या जीर्णता एजिंग कहते हैं। जीर्णता का अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहते हैं। जेरोंटोलॉजी जेरोन शब्द से बना है जो ग्रीक भाषा का है, जिसके अर्थ है ओल्ड मैन। ओल्ड मैन यानी वृद्ध, उम्रदराज व्यक्ति। तो इनके अध्ययन को ये जो वृद्धों का अध्ययन होता है इसको इन्होंने जेरोंटोलॉजी शब्द काम में लिया है। सबसे पहले इसका विस्तृत अध्ययन वी कोरेंस्कोवी ने किया था, इसलिए एजिंग का पिता कॉन वॉन्स्की को कहा जाता है। उसके बाद में इसका अध्ययन एलेक्स कम्फर्ट ने किया। उनके द्वारा दी गई परिभाषा सब चीज़ों को सम्मिलित किए हुए है। वह है समय के साथ साथ शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के समूह को जीर्णता कहते हैं, जो जीवन शक्ति को कम कर रोग के प्रति संग्राहितता बढ़ा देते हैं। इसको इन्होंने ये एजिंग शब्द की परिभाषा दी। फिर आता है कि एक जो अब तक जीवित उदाहरण रहा था, ज्ञात जीवित उदाहरण दुनिया में, वो है मैडम जीन कॉलमेंट। 1875 से 1997 तक 122 वर्ष तक जीवित रही थी। यह
दुनिया का ज्ञात सबसे दीर्घायु महिला का है। तो ये जो 3-4 मैंने ऊपर आपको नाम बताए हैं, ये आपका मल्टीपल क्वेश्चन या एक शब्द या एक वाक्य के आने वाले प्रश्नों के उत्तर हैं। अब आता है कि अगर मैं अलग अलग पशुओं के अंदर चर्चा करूं कि किसके जीवन काल कितना लंबा है, यह मैंने जो डायग्राम आपके सामने रखा है, इस डायग्राम के अंदर अलग अलग जो जीव हैं, जो पेड़ों पर पाए जाने वाला स्क्रू है उसका 7 वर्ष है, जो मॉर्मोसेट है उसका 15 वर्ष है, जो स्क्विरल मंकी है उसका 21 वर्ष है, रीसस मंकी लाल मुंह का बंदर है उसका 29 वर्ष है। इस प्रकार बेबॉन, गिब्बन, ऑरिंगटन, गुरिल्ला, चिंपांजी और अंत में मानव, इसका 95 वर्ष, 90 से 100 वर्ष के लगभग बताते हैं, इसलिए औसत लेकर ये 95 ईयर्स लिखा है। जेनेटिक्स के अंदर जिसका सबसे ज़्यादा विस्तृत अध्ययन हुआ है वो ड्रोसोफिला है, उसका मात्र 29 दिन का होता है। तो ये अलग अलग, जैसा पूर्व में मैंने कहा था कि उनका मेटाबॉलिक दर कितना है और उनका शारीरिक सामर्थ्य कितना है, उसके हिसाब से ये उनका जीवन काल अलग अलग जीवों का है। उसके बाद में आता है कि इस एजिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। मोटे तौर पर इस प्रभाव की बात करें तो ये 4 प्रकार के प्रभाव में अपन इसको पूरे को विभाजित कर सकते हैं। पहला है कोशिकीय परिवर्तन, दूसरा है बाह्य कोशिकीय परिवर्तन, फिर है तीसरा है आकारिकी और कायिकी परिवर्तन, और चौथा है जैव रासायनिक और आणविक परिवर्तन। अब एक एक कर इनके बारे में संक्षिप्त रूप से मैं आपके सामने रखूँगा। आप इनका अगर विस्तृत आता है या कोई एक टॉपिक के बारे में आता है तब अपन इसके बारे में अलग से लिखेंगे। तो पहला जो सेलुलर चेंज आता है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हम सबको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एटीपी प्राप्त होते हैं और एटीपी ऊर्जा का स्रोत होती है। उन एटीपी का समय के साथ, अवस्था के साथ ये उत्पादन कम होता जाता है, जिसके कारण से अपने को फ्री रेडिकल्स का बहुत अधिक जमाव होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से यह जीर्णता जल्दी आती है। इसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है। एक जो विशेष जिसकी मैं बात करना चाह रहा था वो है एजिंग पिगमेंट, जीर्णता वर्णक। जीर्णता के साथ साथ कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली अथवा गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, इनमें लाइपोफ्यूशन पिगमेंट का संश्लेषण होता है। ये वर्णक कोशिकीय जीर्णता को प्रेरित कर कोशिकीय गतिविधियों को मंद करता है। इसकी अनुपस्थिति में कोशिकाओं की आयु बढ़ाई जा सकती है। तो ये जो एजिंग पिगमेंट है जिसको अपन ने लिपोफिशन कहा है, ये भी एक कारण है। फिर दूसरा आता है एक्स्ट्रा सेलुलर, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, बाह्य कोशिकाएं परिवर्तन। इसके अंदर ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं जो युवा अवस्था में पारदर्शी, लचीले और घुलनशील होते हैं, ये समय के साथ साथ कठोर और अघुलनशील हो जाते हैं। इनमें कोलेजन का संश्लेषण मंद हो जाता है। इसके कारण से यह जीर्णता आती है। तीसरा है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसके अंदर संरचना के अंदर बाल हैं, बाल का झड़ना, बाल का सफ़ेद होना। इसी तरह से
चमड़ी कठोर हो जाती है और इसमें झुर्रियाँ आ जाती है। इसी प्रकार से ये दांत भी गिरने लग जाते हैं। अस्थियां कमज़ोर पड़ जाती है, जिसके कारण से ये भृंगुरता आ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हम सबको ध्यान है। इसी प्रकार से पेशी तंत्र, इनकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत घट जाती है। संवेदी अंश, इनकी भी जो शक्ति है उसमें कमी आ जाती है। इसी प्रकार अपना जो पाचन तंत्र है उसमें भी ये पाचन क्षमता घट जाती है। तंत्रिका तंत्र है, इसमें भी ये न्यूरॉन्स जिस प्रकार से रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं उसमें बहुत अधिक कमी आ जाती है। स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता, इसमें अत्यधिक कमी उम्र के साथ आती जाती है। इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता, प्रजनन तंत्र, हमें सबको मालूम है महिलाओं के अंदर मीनोपॉज, रजोनिवृत्ति हो जाती है एक समय के बाद में। उसके बाद में अंडे का निर्माण नहीं होता और उनमें प्रजनन क्षमता नहीं रहती। चौथा है अपना बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर चेंजेस। इसके अंदर डीएनए का जो रिपेयरिंग होता है और डीएनए में जो परिवर्तन होता है, आरएनए का संश्लेषण है वो घट जाता है, गुणसूत्रों का जो टीलोमियर है वो छोटा हो जाता है। ये सारी चीज़ें अपन विस्तृत आगे भी पढ़ने वाले हैं और ये मुख्य 4 कारण इस एजिंग के प्रभाव के हैं। उसके बाद में आता है जीर्णता और उससे संबंधित रोग जो हम सामान्य रूप से समाज में देखते हैं। मैंने मात्र 6 रोग जो सबसे ज़्यादा चर्चित हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूँगा, उन्हीं को लिया है मैंने। इनकी संभावनाएं उम्र के साथ बढ़ जाती है। सबसे पहला है एल्जाइमर्स रोग। ये वैज्ञानिक के नाम से एल्जाइमर ने 1907 के अंदर इसको खोजा था। इसके अंदर डिमेंशिया हो जाता है, स्मरण शक्ति बहुत कम हो जाती है, रोगी अवसाद में चले जाता है और ये जो तंत्रिका तंतुओं का जाल है ये सारा, इसकी आकृति सामान्य आकृति से बदल जाती है। ये बुढ़ापे की सबसे ज़्यादा देखने में आने वाली बीमारी है। दूसरा है प्रोजेरिया। ओटो वेनर ने 1904 के अंदर इस बीमारी को वर्नर्स सिंड्रोम कहा था। इसके अंदर कम उम्र में ही वृद्धावस्था के लक्षण जैसे गंजापन, त्वचा के झुर्रियाँ, ये मात्र 12 साल की उम्र में ही आ जाती है और धमनियों के अंदर वसा जमने के कारण से हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है। इसे प्रोजेरिया कहते हैं। फिर है पॉलीसिस्टिक किडनी। इस रोग के रोगियों के किडनी में सिस्ट बन जाती है जिसके द्वारा मूत्र के साथ रक्त का स्त्राव होता है और किडनी में डैमेज होने के कारण से शरीर जरणता की ओर जल्दी अग्रसर हो जाता है। फिर है ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम व विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियां कमज़ोर, भृंगुरता आ जाती है और बिना किसी के कारण ये अपने आप टूटने लग जाती है। थोड़ा सा हल्का सा झटका ही इनके लिए काफ़ी होता है उन हड्डियों का फ्रैक्चर होने में। इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं और इसकी गंभीरता के कारण से ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जाती है जिसके अंदर
जॉइंट्स में बहुत अधिक जकड़न आ जाती है। फिर है पार्किंसंस डिजीज। ये वातावरणीय कारकों के प्रभाव से उत्पन्न रोग है। इसमें इमोशनल और जो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती है ये उसको प्रभावित करती है, और इसमें प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अतिरिक्त अमीनो अम्ल की उपस्थिति में असामान्य प्रोटीन मिसफोल्डिंग से यह रोग होता है। फीटल टिश्यू द्वारा इसका उपचार संभव है। और आखिरी में है हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम। यह भी एक प्रकार का प्रोजेरिया ही है, का ही रूप है। इसको हचिंसन ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था, इसलिए उनके नाम से है ये। इसके अंदर वसा जमाव से आर्टरीज क्लॉग हो जाती है और 10 से 12 वर्ष की उम्र में ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जन्म से ही ये शिशु सामान्य होता है, लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही इसमें मंद वृद्धि होती है और अकारकीय लक्षण कुछ ही वर्षों में वृद्धता दर्शाने लग जाते हैं। फिर